नमस्कार, इंडिया वॉइस में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। देहरादून से ब्रेकिंग आ रही है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक। कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। नगरपालिका और शहरी विकास पर हुई चर्चा। नरेंद्र नगर की सीमा का किया गया विस्तार। नगरपालिका और शहरी विकास मुद्दे पर हुई चर्चा। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक। देहरादून से खबर। नगरपालिका और शहरी विकास पर हुई चर्चा। नरेंद्र नगर की सीमा का किया गया विस्तार। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 3 गांव को नगरपालिका से जोड़ा गया। चमोली के घाट ब्लॉक को नगर पंचायत बनाया गया। तो कैबिनेट की बैठक में ये तमाम फैसले लिए गए। कीर्ति नगर का भी सीमा विस्तार किया गया। मुनस्यारी को भी बनाया गया नगर पंचायत। नगरपालिका रुद्रप्रयाग का भी किया गया विस्तार। रुद्रप्रयाग नगर पालिका में जोड़े गए कुछ गांव। वन विभाग के 2 प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। सहायक संख्या अधिकारी के पद किए गए खत्म। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से आज कैबिनेट की बैठक हुई है, बताया जा रहा है कि 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। क्या कुछ जानकारी रही? देखिए, 30 प्रस्ताव आज उत्तराखंड की मंत्रिमंडल बैठक में पारित हो गए हैं। और बाकी अगर मुख्य जो प्रस्ताव है उसमें खेल खिलाड़ियों को अब सीधा भर्ती कराया जाएगा। जो ओलंपिक के खिलाड़ी हो, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, अगर वो मेडल जीत के लाते हैं प्रदेश के लिए या देश के लिए, उनको सीधा भर्ती किया जाएगा। जिसके लिए 6 विभाग, जिसमें शिक्षा है, खेल विभाग है, पुलिस विभाग है, इन 6 विभागों में उन्हें नौकरी दी जाएगी। 150 से अधिक के पदों को खाली किया गया है खिलाड़ियों के लिए। और इसमें 2 डीएसपी भी रखे गए हैं। डीएसपी की जो पद होते हैं पुलिस विभाग में, उसके में रखे हैं। जो ओलंपिक में जीत के लाएगा उन्हें डीएसपी का पद भी दिया जा सकता है। और ये पंजाब की तर्ज पे किया गया है उत्तराखंड में। वहीं अगर बात की जाए 50% छूट दी जाएगी जब कोई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर कहा जाए जो सरकारी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए छात्र जाते हैं, तो परिवहन विभाग की तरफ से 50% छूट छात्रों को दी जाएगी बस टिकट में। वहीं अगर बात की जाए, कई नगर पालिका और नगर पंचायतों को विस्तारण किया है क्योंकि नगर निगम चुनाव उत्तराखंड में आने वाले हैं। ऐसे में इन दोनों कई क्षेत्रों को, चाहे कीर्ति नगर हो, भीमताल हो, रुद्रप्रयाग हो या फिर नरेंद्र नगर हो, इन नगर पालिका इनकी बढ़ाई गई है। इनमें गांव जोड़े गए हैं, कई परिवार जोड़े गए हैं ताकि जो गांव है उनको लाभ मिल सके। और साथ साथ जो छोटे परिवार हैं जिन्हें फिलहाल के लिए नगर का जो लाभ नहीं मिल पा रहा था, उन्हें वो लाभ मिल सके। साथ साथ जो मानव और वन जीव के साथ जो संघर्ष होता है उसकी नियमावली इंजेस आए हैं। और उसमें जो मामूली घायल होंगे उनको 15,000 दिए जाएंगे और जो ज्यादा घायल होंगे उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और साथ साथ जो मर जाएंगे इन चीजों में उनको 6 लाख। जी बिल्कुल तुषार। इसके अलावा तुषार, जिस तरह से प्रस्तावों पर चर्चा हुई उसमें जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो सहायता राशि लोगों को दी जाती है आपातकाल के समय, उसमें तेजी लाई जाएगी, यानी कि वो जल्द से जल्द लोगों को मुहैया कराई जाएगी। उसको लेकर क्या टाइमलाइन कुछ डिसाइड हुआ है? सरकार ने, लेकिन जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में लगातार ईडी की दस्तक से सियासी पारा हाई है, जिस पर प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर ईडी को किसी को पकड़ना ही है तो देश के बाहर के लोगों को पकड़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपने सिर्फ राजनीतिक एंगल देखा है और अधिकारी किसमें फंस सकते हैं। आने वाले दिनों में ईडी और भी कार्यकर्ताओं के यहां जाकर उन्हें परेशान करेगी क्योंकि वे काम ना कर पाए। यदि ईडी को पकड़ना था ईमानदारी से, तो वो जो बाहर में है उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो आपने वो किया नहीं। आप तो ये देखिए पॉलिटिकल एंगल कौन सा है, अधिकारी किस में फंस सकते हैं, ताकि उसको चुनाव में उसको दबा के अपने पक्ष में काम करा सके। जो नेतागण हैं या
पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में जो काम कर रहे हैं उसको आप रोक सको या बाधित कर सको या उसको गिरफ्तार कर सको, ये उद्देश्य। पहले बीच में हल्ला हुआ था खूब भूपेश बघेल के खिलाफ, विजय बघेल, खूब आप लोग हवा दिए, मीडिया के माध्यम से खूब उसको मिला। लेकिन कल पता चला कि भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि पाटन में विजय बघेल की दाल गलने वाली नहीं है, तो ईडी को भेज दिया गया, जो वहां वो ईडी के रूप में हमारे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में और कार्यकर्ताओं की हाँ ये ईडी आईटी वाले जाएंगे और उसको परेशान करेंगे ताकि वो काम मत कर सके। तो इसी पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड ओपी चंद्राकर जुड़ चुके हैं। जी ओपी, जिस तरह से यहाँ पर भूपेश बघेल ने कहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल है और आने वाले समय में अभी और कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाना बाकी है, क्या कहना है इस पर? देखिए, जिस तरह से भूपेश बघेल इससे पहले भी कई दफे इस बात को दोहरा चुके हैं कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है और केंद्र सरकार के इशारे पे लगातार छापेमारी का कार्रवाई छत्तीसगढ़ के अंदर की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर उन चीजों का जिक्र किया है जिस तरह से ईडी ने पहले भी छापे मारे हैं यहाँ पर, और पहले भी जो मुख्यमंत्री के जो संयुक्त सचिव है उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई थी, शराब घोटाला को लेके ईडी की कार्रवाई हुई है। तो तमाम जो मामले हैं इसे लेकर भूपेश बघेल ने सीधा तौर पर केंद्र सरकार को निशाना साधा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर छत्तीसगढ़ सरकार को कमजोर करने के उद्देश्य से लगातार ईडी की कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से कल सीएम भूपेश बघेल का जन्मदिन था और इसी दौरान कल के दिन ही जो उनके जो विषय राजनीतिक सलाहकार है विनोद वर्मा और इसके अलावा उनके ओएसडी है उनके यहाँ छापे पड़े, तो जाहिर तौर पे ये इन संभावनाओं को ज्यादा बल मिल गया है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ईडी एक्टिव है और जिस तरह से सरकार के करीबियों के खिलाफ लगातार छापे पड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सीएम भूपेश बघेल का यही कहना था कि ये जो है राजनीतिक तौर पर एक षड्यंत्र है और छत्तीसगढ़ सरकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल ओपी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची की घोषणा कर दी है। ये सभी उम्मीदवार बुंदेलखंड और ग्वालियर अंचल बेल्ट से हैं। जिन 4 सीटों के लिए सपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, ये सभी उत्तर प्रदेश की सीमा के पास हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी बीजेपी और बीएसपी के बाद उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली तीसरी पार्टी बन चुकी है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशियों की सूची जारी की है जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहेंगे। सर्वप्रथम श्रीमती मीरा दीपक यादव जी जिला निवाड़ी की निवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, जो 2008 में विधायिका थी जिला निवाड़ी विधानसभा से ही और लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की वहाँ जमानत जब्त होती है लगातार और मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर अगर कोई काम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है, मीरा दीपक यादव जी करें, जो धर्मपत्नी हैं श्री दीप नारायण यादव जी दीपक यादव जी के, जो गरोठा विधानसभा से लगातार 10 साल प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। दूसरी सीट जिला दतिया की भांडेर आरक्षित विधानसभा सीट है जिसपे श्री आरडी राहुल जी अहिरवार समाज से चुनाव लड़ेंगे और जिला जज रहे हैं। तीसरी सीट जिला छतरपुर से राजनगर विधानसभा की रहेगी जिससे ब्रज पटेल जी चुनाव लड़ेंगे, जो जिला पंचायत सदस्य हैं छतरपुर से वर्तमान में। और चौथी सीट जिला भिंड की महगांव रहेगी जिससे ब्रज गुर्जर जी चुनाव लड़ेंगे, जिनके पिता गुर्जर जी 1993 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निरंतर दौरे भी रहेंगे, कार्यक्रम भी रहेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए।
और इसी बीच मध्य प्रदेश के स्टेट हेड हमारे साथ प्रभुदत्त दुबे जुड़ चुके हैं। जी प्रभुदत्त जी, जिस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अब घोषणा की है, 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के बाद अब समाजवादी पार्टी तीसरी पार्टी हो चुकी है और उनका दावा है कि जहां जहां पे सीटें बाकी पार्टियां नगण्य हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली है। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस समय चुनावी तैयारी चल चुकी है, पहले भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारे हैं और उन सीटों पर उतारा जहां वो लगातार हार रहे हैं। हारने वाली सीटों पर जैसे बीजेपी ने उतारे हैं, उसी तरह से अब दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी है आज की डेट में। पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी ने ये दी थी कि मैं सबसे पहले आकर के वो मध्य प्रदेश के चुनावी बयार को समेटने का प्रयास किया है। और जिस तरह से यहाँ का अंक गणित गड़बड़ाया हुआ है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत संजीदा दिख रही है। अब उसको लेकर के उसको टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की बात कह रही समाजवादी पार्टी। और उन्होंने दूसरी अपनी पहली लिस्ट में अभी उन्होंने यूपी से सटे हुए जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन पर उन्होंने अभी टिकट जारी की है। और जारी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि इन जगहों पर हमारा जो कैंडिडेट है वो लगातार दूसरे स्थान पर रहा है, कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सभी पार्टियां अपने आप को मजबूती दिखा रहे हैं। तीसरे स्थान पे अगर देखा जाए कि तीसरे स्थान के जो अपने रास्ते देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं यहाँ की अंक गणित को, यहाँ के नेताओं को कि कौन कैसे करेगा, कितनी दूर तक जाएगा, इसको लेकर के आप भी संजीदा है यहाँ पर। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आज अपनी लिस्ट जारी करके ये बताने का प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश में वो दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी थी, जिसमें उसके कुछ विधायक भी जीते हुए थे और जिन सीटों पर विधायक जीते हुए थे उन्होंने उनको फिर से टिकट दिया है। लेकिन भले ही बीच में वो 2 बार चुनाव हार चुके हैं। जी बिल्कुल प्रभुदत्त जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे अगली खबर की। चांद पर इतिहास रचने से पहले पूरे भारत में काफी उत्साह देखने को मिला, जहां स्कूली बच्चे भी भारत के इस स्वर्णिम इतिहास से रूबरू हुए। आपको बता दें कि जेएमडी वर्ल्ड स्कूल में चंद्रयान की लैंडिंग से पहले बच्चों को इसके बारे में बताया गया था और बाद में लाइव प्रसारण दिखाया गया, तो वहीं इस दौरान बच्चों में काफी कौतूहल देखने को मिला। Myself मल्लिका अरोरा, प्रिंसिपल जेएमडी वर्ल्ड स्कूल। अपने कंट्री के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। ये एक सवाल हम सब हिंदुस्तानियों के दिमाग में था, कब हम मून तक पहुंचेंगे। हमने उनकी क्यूरियोसिटी को इग्नाइट किया है। ये सब दिखा करके हमने उनको और क्यूरियस बनाया कि क्या है, कैसे है और कितना एक्साइटमेंट है मून पे जाने का। बिकॉज चंद्रमा दूर है और क्या क्या हमें जानना है, उसके बारे में देखना है, पता करना है, ये सब बच्चों के दिमाग में है। तो आज जब हिंदुस्तान इतना बड़ा स्टेप आगे बढ़ा रहा है तो इनके लिए भी बहुत एक्साइटमेंट की चीज़ है और वही हम लोग ने इनका एक्साइटमेंट को और इग्नाइट किया है बेसिकली। दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने बातचीत की। ये मुलाकात और बातचीत ब्रिक्स नेताओं की प्रेस वार्ता की शुरुआत के पहले हुई। पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया। तो शुरुआत हो चुकी है सबसे आगे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स समिट को संबोधित किया। पीएम ने बैठक के दौरान हुई चर्चा पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार पर साथ ही देशों में सहमति बनी है। अर्जेंटीना और सऊदी अरब समेत 6 देशों को ब्रिक्स में नए स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस कदम का समर्थन और स्वागत करता है। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति मेरे मित्र रामाफोसा जी को इस ब्रिक्स समिट के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि 3 दिन की इस बैठक से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा मैंने कल कहा था, भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। फ्रेंड्स, अभी
मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है, तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा है कि मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर भरोसा है। भले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ भी कहें, कोई भी रिपोर्ट पेश करे, मध्य प्रदेश के आंकड़े किसी भी कलाकार को गुमराह नहीं कर सकते। जो कुछ बोल ले, जो कुछ नाटक कर ले, जो भी रिपोर्ट बना ले, मध्य प्रदेश की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है। आज मध्य प्रदेश के मतदाता किसी कलाकारी से गुमराह नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों दक्षिण अफ्रीका में है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वॉक टॉक ब्रीफिंग के लिए जाते समय हाथ मिलाया। ब्रिक्स का मंच के दौरान इन दोनों के बीच में अभिवादन भी स्वीकार किया गया। ये पूरे देश के लिए गौरव का क्षण रहा है और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, देश के वैज्ञानिकों और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई कल सबने व्यक्त किया। जिस तरह का उत्साह खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों में दिखा, वैसे ही पूरे देश में दिखा। ये पूरी मानवता के कल्याण के लिए जो G20 की हमारी थीम रही, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो हमारा कोई भी वैज्ञानिक अभियान जब शिखर पर पहुंचता है तो केवल भारतवासियों को नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा में हम जुटते हैं। चाहे वो हमारी वैक्सीन मैत्री रही हो, उसने भी देश के दुनिया के 120 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन दी है। सफलता इसरो की है, इट इज ऑब्वियस। और चंद्रयान ये तीसरा है बहुत सालों से। मेरे ख्याल से नेहरू जी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री और उन्होंने हमेशा कहा था कि आप जो विज्ञान है, विज्ञान का हमेशा प्रसार होना चाहिए और देयर हैज़ टू बी अ साइंटिफिक टेम्पर टू इंडिया। और उसी लिए हम सब 60 साल से 70 साल से काम कर रहे हैं। और आज का जो सरकार है केंद्र में, वो भी विज्ञान की बात कभी कभी करती है सिलेक्टिवली। सो वी वेलकम। और ये पूरा क्रेडिट ऑब्वियसली सरकार का कम और इसरो का ज़्यादा है। अभी मेरे घर में अगर आप मुझे बोले कि सुप्रिया खाना बहुत अच्छा पका है, जिसने पकाया उसको क्रेडिट देना है, आई विल ओनली बी अ पीकॉक विल से हाँ ठीक है। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद देश और दुनिया से अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जहां मृतकों की परिजनों का हादसे के बाद बुरा हाल है। आपको बता दें कि सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में रपटे पर पलटने से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई, जहां एनडीआरएफ और पीएसी के जवानों ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।
हमीरपुर चिकासी थाना क्षेत्र के एक गांव में तांत्रिक दरिंदे ने किशोरी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जहां कुछ दिन पहले किशोरी की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे तांत्रिक के पास लेकर गए थे। आपको बता दें कि तांत्रिक ने किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं पीड़िता का कहना है कि दरिंदा तांत्रिक ठीक करने के बहाने उसे अपने पास बुलाता रहा और नशीला पदार्थ खिलाकर पीड़िता के साथ कई बार बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। गर्भवती होने पर दरिंदे ने पीड़िता को डरा धमका कर गर्भपात कराने का प्रयास भी किया, जिस पर पीड़िता ने पूरी घटना की आपबीती अपने परिवारजनों को बताई, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस से लिखित में शिकायत देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आम आदमी पार्टी ने जगतार सिंह दियालपुरा और रजनीश कुमार दाहिया को मध्य प्रदेश का सह प्रभारी और अमोलक सिंह और अमृतपाल सिंह सुखानंद को छत्तीसगढ़ का सह प्रभारी नियुक्त किया है। इन दोनों ही राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी, छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है। इन दोनों ही राज्यों की राजनीति में आम आदमी पार्टी तीसरी ताकत बनने की कोशिश में लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची, जहां जनपद की तिलोई तहसील के सिंहपुर ब्लॉक स्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर स्वर्गीय रंजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। तो आप देख पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची हैं। उनका संसदीय क्षेत्र है जहां पर स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर पहुंचकर उन्हें परिवार को अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। साहिबगंज जिले में अवैध खनन की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची, जहां पर आपको बता दें कि डीसी को इस बात की सूचना पहले से ही दे दी गई थी। बीते 18 अगस्त को झारखंड हाई कोर्ट ने साहिबगंज में अवैध खनन की जांच करने के लिए सीबीआई को आदेश दिए थे। अदालत ने सीबीआई को पी दर्ज कर 1 महीने में प्रारंभिक जांच पूरी करने को कहा था। फिर जांच में मिलने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई का आदेश दिया गया। अगली खबर दौलतपुर से है, जहां पुलिस ने देर रात को रिसाणी गांव में स्थित एक फार्म हाउस पर ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 17 मोबाइल फोन और करोड़ों रुपए के लेन देन का हिसाब किताब बरामद किया। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि देर रात सट्टे की जानकारी मिलने पर एडिशनल डीसीपी वेस्ट राम सिंह शेखावत के निर्देशन में एसीपी कैलाश जिंदल के नेतृत्व में टीम गठित कर फार्म हाउस पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जिसके दौरान पुलिस ने 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। राजधानी जयपुर में बाहरी इलाकों से बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जेडीए लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी भूमाफिया अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। बता दें कि अखेपुरा गांव में जहां जेडीए ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है, 2.5 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही जेडीए के दस्ते ने कॉलोनी में ही हो रहे निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ग्रेवाल सड़कें उखाड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां वन विभाग मजदूर यूनियन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर वन विभाग मंडल कुरुक्षेत्र कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने सरकार और डीएफओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि मजदूर वर्ग ने सरकार और वन विभाग पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। साथ ही मजदूर यूनियन नेताओं ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि बीते कई महीनों से मजदूरी का वेतन नहीं मिल रहा, जिसके चलते कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है और कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।